मैं ज़रा एक सर मिनट ज़रा साउंड की क्वालिटी हमारी मालूम नहीं क्यों ख़राब आ रही है। सर। म- मैं हाँ साउंड जी सर, जी सर। एक मिनट मैं आप मुझे ज़रा ये बताएंगे कि साउंड की क्वालिटी कुछ इम्प्रूव हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि मैं अपनी साउंड की सर सर क्वालिटी सर। को लेके थोड़ा सा परेशान हूँ आजकल। क्योंकि हमारी साउंड की क्वालिटी जो अच्छा होना चाहिए वो नहीं आ पा रही है। तो अब आपको साउंड की क्वालिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट आया है क्या? हाँ जी सर, बहुत अच्छी आवाज आ रही है सर। हाँ, नहीं क्योंकि पहले साउंड आपको अच्छी नहीं मिल रही होगी। अब साउंड की क्वालिटी इम्प्रूव हुई है क्या? हाँ, पहले आवाज सही नहीं आ रही थी सर। हाँ, चलिए। तो इसका मतलब है कि ये काम कर रहा है। मैं साथ में जो है जी अपना सर। बेसिकली स्टैंड वगैरह तैयार कर रहा हूँ। तो मैं इसमें आपको ये कहना जी चाह रहा हूँ कि एक तो जो आप अभी बना रहे हो ऑफिस वियरर, उनको जल्दी से कंप्लीट करिए। फिर हमको ये सभी सर। लोग जो है 16 विधाओं में बनाना है। तो विद्यार्थियों का भी जी सर। हमें युवा जैसे प्रेसिडेंट होते हैं ना, जैसे, तो हमें विद्यार्थियों में भी, युवाओं में क्राइम फ्री भारत के स्टेट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सब डिविजनल प्रेसिडेंट, थाना का प्रेसिडेंट और जी गांव का प्रेसिडेंट, जी टाउन का प्रेसिडेंट, सर। इस तरीके की व्यवस्था हमें सर चाहिए। सर। ये बात आप समझ रहे हैं? ऐसे ही हमको बिल्कुल जो सर, बिल्कुल समझ गया। ऐसे ही हमको बुजुर्गों को जोड़ना है। सर। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगी कि अभी जो है बुजुर्गों का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। सर। बुजुर्गों को का बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है। देखिए, आप लोगों को एक बात समझना पड़ेगी। मैं चाहूँगा कि उसे आप ज़रूर अच्छे ढंग से समझें जी सर। कि आज फिर भी हम आज से हमारा वीडियो फिर क्यों नहीं ठीक ढंग से दिखाई दे रहा है? आपको हमारा वीडियो नहीं दिख बाकी लोगों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा सर। वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, ये चीज़ चेक करना पड़ेगी। एक सेकेंड। जी सर, कर लीजिए। बाकी सभी लोग अनुशासन में रहें, कोई भी साथी माइक ओपन ना करें। यदि आप चाहें तो आपका वीडियो ओपन कर सकते हैं, सर को सैल्यूट से सम्मानित कर सकते हैं। हमारी तरफ से फुल आजादी है कि आप सर को बकायदा माइक वीडियो ओपन करके सैल्यूट कर सकते हैं, बट कोई भी साथी माइक ओपन ना करे। निवेदन है सभी साथियों से अपने अनुशासन का परिचय दें। सर जी, धन्यवाद। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। बड़वानी ये सर, आप सर राजेंद्र मोये जी हैं, ये हैं अपने खरगोन से सर, स्टेट असिस्टेंट कमांडो। बहुत बड़वानी से। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बड़वानी से सर। सर जी, अभी एक हमारे तहसील ठीकरी तहसील कमांडर ज्वाइन हुए हैं। ओके। हाँ जी, उनको ज्वाइन करा दीजिए। मित्र वास्कले जी आ गए हैं लाइन पे। ओके 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 ओके। ठीक है। बाद में करेंगे अपन सर। सर को अभी स्पीच देना है, इसलिए अपन परिचय बाद में ले लेंगे। ठीक है राजन जी। आ, तो हमें एक चीज़ अभी बहुत ज़ोर से समझना है कि हमारे पास समय कम है। जी सर। और इस समय कम का हमें बहुत ध्यान देना है। जी इस बात को बहुत बारीकी से आप लोगों को समझना है। क्राइम फ्री भारत जी सर। मिशन की 16 बाह्य विधाएं हैं। उन बाह्य विधाओं में वही स्ट्रक्चर चाहिए जो अपना मूल विधा का है। तो जैसे अपन ने जो जी स्टेट हेड बनाए हैं, कमांडो बनाए हैं, थाना कमांडो बनाए हैं, जिला कमांडो बनाए हैं, जो भी अपन ने डेजिग्नेशन दिया है, इसके साथ ही हमें 16 विधाओं में लोगों की उसी तरीके से रोल बनाना है। पहला जो रोल रहेगा वो विद्यार्थी और युवाओं का है। जी ये बात आप समझ रहे हैं क्या? जी सर, नोट भी कर ली मैंने। हाँ, तो जैसे सभी के यूथ विंग है, ऐसे ही क्राइम फ्री भारत की यूथ विंग बनाना है। और वो यूथ विंग लगातार जो है उसे
भी पूरे ग्राउंड लेवल तक जाना है, राइट अप टू विलेज लेवल। बिल्कुल सर। और उसके लिए उन्हें बहुत ही समर्पित ढंग से काम करना होगा, बहुत ही समर्पित जी ढंग सर। से उन्हें काम करना है, ये बात हमको समझना पड़ेगी। ठीक है। अब जी सर। जो दूसरी विधा है, हमें बुजुर्गों में जाना है। और आज के जी बुजुर्ग जो है वो बहुत मार्जिनलाइज हो गए हैं। मियाँ बीवी, उनके बहू बेटे दोनों काम कर रहे हैं, बच्चों के बड़े बड़े बस्ते हो गए हैं, उनको मोबाइल फ़ोन ने भी पकड़ लिया है, तो बच्चों के पास भी अपने बुज़ुर्गों का सबके लिए समय नहीं बचा है। हमारे जी सर। अधिकांश बुज़ुर्ग जो है वो पार्क में, आश्रम में, मंदिरों में अपना समय बिता रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं अपने स्तर से। कुछ लोग तो जो है बहुत अच्छा जैसे प्लांटेशन कर रहे हैं। आज ही हमको कुछ बुज़ुर्ग लोग मिले थे, वो स्टेट बैंक के मैनेजर्स रहे हैं। मैंने उनको क्राइम फ्री भारत जी मिशन से जुड़ने का अनुरोध किया है। मैं अपेक्षा करता हूँ एक आध दिन में वो लोग जुड़ जाएंगे। जी तो हमें पार्क में, मंदिरों में, आश्रम में, जहाँ कहीं भी हमारे बुज़ुर्ग जा रहे हैं, हमारी एक बुज़ुर्गों की टीम बनाई जाए जो उन लोगों को जोड़ने का काम करे। क्योंकि हर बुज़ुर्ग ये चाहेगा कि उनके बच्चों के लिए एक अच्छा भारत मिल जाए। चाहेगा कि नहीं चाहेगा? हर बुज़ुर्ग जी की सर। इच्छा होगी कि उसके बच्चों के लिए, उसके पोतों के लिए एक अच्छा भारत मिल जाए। उन्हें तो वो अच्छा भारत नहीं मिला है, कम से कम उनके बच्चों को ही अच्छा भारत मिल जाए। ये बात आप मानते हैं कि जी नहीं सर। मानते? जी सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि हम तो गुलामों के भारत में रह रहे हैं। हमारे दुष्ट राजनेताओं ने तो हम पर वही गुलामों के नियम कानून जो हमें अंग्रेज़ों ने उत्पीड़ित करने के लिए बनाए थे, हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने वही नियम कानून हमारे ऊपर थोप के रखे हैं। ये बात आप मानते जी हैं सर। कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मेरा आपसे ये कहना है कि अब समय आ गया है कि हम जो है बुज़ुर्गों को यदि एक जीने का मकसद दे देंगे तो उनसे जुड़े जितने भी परिवार के लोग हैं, उनके इतने समय का शासकीय सेवा है, अशासकीय सेवा है, बिजनेस है, तो उनका एक बड़ा सर्कल है। और जब वो जी निष्पक्ष भाव से अपने सर्कल के लोगों को जोड़ेंगे तो एक बहुत बड़ा जी जो है बदलाव मुझे लगता है कि देखने को मिलेगा, जो कि बहुत मायने रखता है। जी सर। ये बात आप कहाँ तक समझ पा रहे हैं? मतलब बुजुर्गों को हमें जैसे हम ग्रामीण बच्चे, जैसे हमारे स्टूडेंटों को हमने जोड़ा, स्टूडेंटों को हम ग्रामीण तक की जिम्मेदारी देंगे कि आपको लोगों को जोड़ना है, और फिर उनके साथ मिल करके हमें बुजुर्गों को भी जोड़ना है कि भाई आपको भी क्राइम फ्री भारत में आकर के हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला करके काम करना है, ताकि आपको सारी सुविधा मुहैया हो सके। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये कार्रवाई हमें करना है। तो बुज़ुर्गों को हमें जोड़ने के लिए पूरी विंग बनाना है। मतलब स्टेट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सब डिवीज़न प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, थाना प्रेसिडेंट, विलेज प्रेसिडेंट, हमें बुज़ुर्गों का भी गांव के लेवल तक जाना है स्टेट से। और सर। जो बुज़ुर्ग रहेंगे उन्हें अपने जो है ना प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जोड़ना है, जाना है, संगोष्ठी करना है। तो पूरे देश में एक बड़ा जो है परिवर्तन हम ला पाएंगे यदि हमने ये काम ठीक ढंग से किया तो। जी सर। बुजुर्गों के बाद हमें किसानों के ऊपर जाना चाहिए। देखिए, जी सर। किसानों की ज़िंदगी इस समय बहुत ख़राब है। भला हो यूपी इलेक्शन का, जिसके प्रभाव में इन मोटी खाल के लोगों ने जो किसान कानून बनाए थे उन्हें रद्द कर दिया। यदि उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होता तो मैं गारंटी से आपको बता रहा हूँ कि ये तीनों जो है किसानों के एक्ट बिल्कुल रद्द नहीं होते, क्योंकि वो जो है
जानबूझकर बनाए गए एक्ट थे। वो जो है जी सर। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी स्थिति पैदा करने वाले एक्ट थे। तो भला हो उत्तर प्रदेश के चुनाव का, जिसने हमें ये सब करने का मौका दे दिया, अन्यथा हम जो है रोते रहते, बिलखते रहते, और ये दुष्ट राजनेता हमारी बात सुनने वाले थे नहीं। जी सर। ये बात आप समझ रहे हैं? तो बिल्कुल सर, किसान बिल्कुल। आज हमारे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। किसान आजकल बिल्कुल विवश सर। हैं कि वही केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड महंगे उस पर खरीद रहे हैं, और उससे उनकी ज़मीन ऊसर हो रही है। इसमें जो रेसिडुअल होता है इनका, इससे जो है जितने भी जीवाणु मिट्टी में हैं वो सब मर चुके हैं। हमारी मिट्टी जो है वो मृत प्राय हो चुकी है। उसका कार्बन कंटेंट घट के जो है 0.5 के नीचे चला गया है, कई जगह तो 0.1 तक पहुंच गया है, और वो 0 हो जाएगा तो हमारी ज़मीन पूरी तरह से ऊसर हो जाएगी। तो हमारे किसान जो हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहे हैं, हमारे किसान जो नकली दूध बना रहे हैं, कुल मिला के हम अपने ही देशवासियों के लिए मौत का गड्ढा जो है इकट्ठा कर रहे हैं। यदि ये सब रासायनिक विष भी गायब हो जाएंगे, किसानों को ना बीज की चिंता पालना पड़ेगी, ना पानी की चिंता पालना पड़ेगी, ना जीवामृत की, ना घन अमृत की, और उनकी आमदनी 5 गुना बढ़ जाएगी। तो किसानों को क्या जंतर मंतर में मोटी खाल के राजनेताओं के विरुद्ध कोई आंदोलन करना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। तो मैं अपने किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि वो दिल्ली से अपन को हटाएं और अपने ही किसानों को जोड़ने का काम करें। उसमें भी स्टेट प्रेसिडेंट, सब डिविजनल प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सब डिवीज़न प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, थाना प्रेसिडेंट और गांव प्रेसिडेंट, इस तरीके के जो है ना बना के यदि हम बृहद स्तर में जोड़ेंगे तो मैं आपको आश्वस्त कराता हूं कि 2024 में किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी और इस देश से रासायनिक विष विलुप्त हो जाएगा। तो आम के आम और गुठलियों के दाम, पैसा लगेगा नहीं, बिल्कुल सर। पैसा लगेगा नहीं, हमारी आमदनी 5 गुना हो जाएगी, और आगे चल के हमारी अन्न की खपत 1/3 होने वाली है। हमारी दूध की खपत बढ़ेगी, हमारी फलों की खपत बढ़ेगी, और सबको सब चीज़ पहुंच जाएगी, और जिसके पास पैसा नहीं होगा उसके पास भी पहुंचेगी। जी सर। हर इंसान के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट होगा, एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट होगा। भारत में किसी को आगे चल के लोन नहीं लेना होगा। वो जो है जब उसको पैसे की ज़रूरत है तो उसके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से उसके अर्निंग अकाउंट में ऑटोमेटिकली पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, और हम हमारा काम हो जाएगा। और धीरे से, यहाँ पे कोई फ्री भी नहीं है, तो धीरे से जब आपके अकाउंट में अर्निंग पहुँचेगी तो उसका एक छोटा परसेंटेज जो है अकाउंट कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और भारत का हर नागरिक। आवाज़ रुक गई सर आपकी। क्या हुआ? अब आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो। हाँ अब आ रही सर, बीच में रुक गई थी आवाज़। अच्छा, तो मेरा ये कहना है कि आगे चल के किसानों को लोन नहीं लेना होगा, किसानों को आत्महत्या नहीं करना होगी, किसानों को जो है केमिकल फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड नहीं चाहिए होगा, उनको जीवामृत, घनामृत और परिष्कृत बीज जो है अपने आप पहुंच जाएगा। उसका पैसा भी उनके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, तो उन्हें उसका पैसा भी नहीं देना होगा। ऐसा भारत जो है हमारे किसानों का वेट कर रहा है। फार्मर्स जो है, प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलरेडी सरकार ने बनाई हैं, कांग्रेस सरकार ने ही उसकी अवधारणा रख दी थी। वो फार्मर्स जो है प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से जो रॉ मटेरियल है वो ग्रेन के रूप में ना बेचा जाके उसमें औषधियाँ और बाकी चीज़ें, जीवन वर्धक औषधियाँ उसमें मिलाई जाएंगी, और एक बहुत ही
जीवन में परिवर्तन लाने वाला भोजन जो है भारतीयों को अवेलेबल होगा। अभी जो रासायनिक विष से पैदा किया हुआ दूध की ज़रूरत नहीं होगी। 3 या 4 साल में गायों की ब्रीडिंग जो है ना 10 टाइम्स कर दी जाएगी और ये सभी गायें जो है फॉरेस्ट में जाएंगी और वो बाहर से जो है घास की उनकी ज़रूरत नहीं होगी। फॉडर के प्लांट्स होंगे जो कि न्यूट्रिशियस होंगे। तो इसका पूरा मॉडल बना हुआ है। इस मॉडल में किसानों के खेत में 10 फीट गहरी खाइयाँ खुद जाएंगी और उन्हें स्टॉप डैम के माध्यम से जोड़ दिया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि 12 महीने उन खाइयों में पानी रहे। और उसमें उसका मकसद है कि ज़मीन के अंदर हम पानी को बढ़ाएंगे और उन पानी की खाइयों में एक्वेटिक कल्चर किया जाएगा। तो पानी के अंदर जो भी चीज़ रहती है, चाहे वो ककड़ी हो, चाहे जो है ना ये कमल ककड़ी हो या सिंघाड़े हो, सभी प्रोटीन में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। तो ऐसी रिच चीज़ें जो है एक्वाकल्चर के माध्यम से पैदा की जाएंगी और हर किसान के खेत में करोड़ों रुपए खर्च होगा जो उनके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से सेटल होता रहेगा और किसानों के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में पैसा उनके अर्निंग अकाउंट से नहीं जाएगा। उनके उसमें जो एंड लेवल पे जो पैसा आएगा जो कि 2 MSP से 3 MSP का बीच में होगा और क्राइम फ्री भारत की जो रिवार्ड मनी है उससे जो खरीदेगा उसे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब है हाईएस्ट पैसा जो किसानों को मिलने वाला होगा वो 2.7 MSP है और तो 1.8 MSP से 2.7 MSP का पैसा किसानों को मिलेगा। और जितने भी खर्च हैं, चाहे वो क्वालिटी कंट्रोल का खर्च हो, चाहे पैकेजिंग का खर्च हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का खर्च हो, चाहे वेयर हाउसिंग का खर्च हो, चाहे रिटेलिंग या होलसेल का खर्च हो, वो उसी अकाउंट में सेटल होते हुए जो अर्निंग आएगी वो अर्निंग से कॉस्ट सेटल होती जाएगी। और कॉस्ट सेटल जल्दी करने की हमें कोई जल्दी नहीं है, तो 5 साल 10 साल में वो अपने आप सेटल हो जाएगी और 5-10 साल के बाद किसानों की आमदनी 10 से 20 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर कॉस्ट सेटल करने के लिए रहेगी नहीं और करोड़ों की संख्या में जो है ना पैसा जो है ना आएगा। तो हमारे किसान बहुत ही समृद्ध होंगे और वो निरोगी भी हो जाएंगे। आज हमारे किसान जो है उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, अपना ठीक ढंग से इलाज नहीं करा पाते हैं। डॉक्टर्स उनको भर भर के जो है ना मेडिसिन दे रहे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। यदि वो मेडिसिन खाना बंद कर दें और दूसरी जो है ना चीज़ों पर ध्यान दे देंगे तो उनकी ज़िंदगी आज की तुलना में बेहतर हो जाएगी। लिहाजा किसानों को जोड़ना है और किसानों से अनुरोध करना है कि अब उन्हें जंतर मंतर पर नहीं जाना है, अब उन्हें मोटी खाल के लोगों को अपना दुख दर्द नहीं जताना है। ये बात आपको समझ में आई क्या? जी सर। तो किसानों का भी पूरा ऐसा ही बनेगा। किसानों के बाद हमें मजदूरों पे जाना है। मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ने वाली है और हमारे मजदूर जो है उनकी मिनिमम परचेजिंग पावर 50,000 रुपीज़ पर मंथ जो है वो हमारा एग्रो मॉडल सुनिश्चित कर रहा है। तो यदि एक मजदूर परिवार में 4 यदि मजदूर हैं तो उस परिवार की जो आय होगी वो 2 लाख रुपए पर मंथ होगी। अब आप मुझे बताइए कि 2 लाख रुपए पर मंथ पाने वाला मजदूर अच्छे घर में उसे रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा? बिल्कुल रह पाएगा सर। क्या जो है उसके बच्चे जो है ना डिजाइनर हाउस में रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे? बिल्कुल रह पाएंगे सर। वो फल और दूध उसके बच्चे खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे, पी पाएंगे? बिल्कुल खा पाएंगे। हर वो चीज मुहैया हो जाएगी जिसकी उसको आवश्यकता है और वो खुद चल के उसके पास पहुंच जाएगी। बिल्कुल सर। जिसका पेमेंट होना है वो पेमेंट होता जाएगा, क्योंकि पेपर करेंसी होगी नहीं तो अपने आप जो है ना भुगतान होता रहेगा। हमारा मजदूर जो है अब समृद्ध होने वाला है। तो मजदूरों को और जो स्पेशली स्लम एरियाज़ के लोग रह रहे हैं जहाँ पे आज अपराधों की बाढ़ आई हुई है, जहाँ पे चरस गांजा
सट्टा, ये सब चीज़ें हो रही हैं। हमें उन जगहों पे जाने के लिए अलग से टीम बनाना चाहिए जिनका काम यही हो, और फिर उन्हीं की टीम बनाकर वो अपने लोगों को जोड़ने की कार्रवाई करें। यदि हम ये कार्रवाई करेंगे तो आप मैं मान के चलिए कि हम बहुत जल्दी 9 दिन से भी पहले 100 करोड़ से ज़्यादा होंगे। फिर अब आप ये अंदाज करो, जब 100 करोड़ लोग छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जलाकर अपने चंद्रगुप्त को जिताने का संकल्प लेंगे, तो उसके पड़ोसी जो क्राइम फ्री भारत मिशन से नहीं जुड़े हैं वो ये बात पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि भाई साहब आप लोग कर क्या रहे हो? बिल्कुल सर, पूछेंगे। तो जब आप उनको बताएंगे कि क्राइम फ्री भारत अवतरित होने वाला है, गुलामों के नियम कानून बदलने वाले हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था जुडिशियल व्यवस्था है वो बदलने वाली है, वो पारदर्शी और अकाउंटेबल होने वाली है, वो आम जनता की नीड एंड एस्पिरेशन के प्रति संवेदनशील होने वाली है, और यदि वो निर्णय विलंब से लेगी या गलत निर्णय लेगी तो जो है उसे अपनी जेब से कंपनसेशन देना होगा, क्षतिपूर्ति देना होगी। तो बताओ, जो जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग हैं, जो आज बादशाह की तरह पेश आते हैं, जो घूस खा रहे हैं, गड़बड़ियाँ कर रहे हैं, वो सब बदल जाएंगे कि नहीं बदल जाएंगे? बिल्कुल सर, बदल जाएंगे। तो हमें इसी तरीके से चलते जाना है। हमें इवन संत समाज को भी जोड़ना है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, संत समाज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम और आपको तो निर्वाण और मोक्ष जो है गृहस्थ आश्रम में रहते हुए मिल जाएगा, लेकिन संतों के बारे में है, जबकि संत जो है जन कल्याण नहीं करेंगे तब तक संतों को मोक्ष नहीं मिलता है। इसलिए जी सर, चाहे वो महावीर हों, चाहे वो बुद्ध हों, उन्हें इनलाइटनमेंट मिलने के बावजूद भी उन सब लोगों ने जन कल्याण किया कि नहीं किया? बिल्कुल सर। तो हमें साधु संतों के पास भी पहुंचना है, और हम तो कह रहे हैं कि साधु संतों की टीम बना दी जाए जो साधु संतों के बीच में घूम के एक माहौल पैदा करे। और आजकल साधु संतों के पास भी मोबाइल फ़ोन खूब होने लगे हैं, तो उनको भी क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़ने का एक पूरा अभियान चलाया जाए। साधु संत तो साहब विधायक सांसद हो गए हैं। आप उन सब चीज़ों पे मत जाइए। अपन को क्राइम फ्री भारत की बात करना है, बदलाव की बात करना है, और इस प्रक्रिया में जो ज़्यादा लोगों को जोड़ लेगा वो जो है ना चंद्रगुप्त बन जाएगा, और नंबर 1 पोजीशन पे आ गया तो मुख्यमंत्री, और 2 और 3 पोजीशन पे आ गया तो उप मुख्यमंत्री, और 2530 में आ गया तो मंत्री, और 230 में आ गया तो विधायक उसका बनना तय ही है। क्योंकि यदि हमने सिर्फ अपने संकल्प को पूरा कर दिया और इस पूरी प्रक्रिया में एक बार हमने नेटवर्क बना लिया तो उनको बस लोगों को जोड़ते जाएं, और हम तो कह रहे हैं 90 नहीं, शुरू में 2 दिन में 10 लोगों को जोड़ दें, केवल 10 लोगों को, लेकिन वो 10 लोग ऊर्जाकृत होना चाहिए, सपर्तकृत होना चाहिए। उन्हें भी जो है ना 2 दिन में 10-10 लोगों को जोड़ना है, और जो व्यक्ति जोड़ रहा है ये उसका काम है कि जिनको जोड़ा है उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना ले और उनको फॉलोअप करे कि उन जो लोगों को जोड़ा है उन्होंने 5 को पर डे के हिसाब से 10 लोगों को जोड़ लिया है कि नहीं जोड़ लिया है, और फिर जो है वो एक एक करके जोड़ते रहें, और 90 लोगों को जोड़ने का जो सदस्य संकल्प है उसे वो पूरा करें। और जो लोग चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं वो अधिक से अधिक संगोष्ठियां लें, और मेरिट लिस्ट में आकर, मैं तो कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री का ताज अब उनके सिर पे आने वाला है। ये ताज अब जो है शिवराज सिंह चौहान के सिर पे नहीं रहेगा, बल्कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर, बिल्कुल होंगे। तो पूरी एनर्जी से लग जाइए, और आप जब जो है ये जो अभी की रिपोर्ट है 5 मिनट में आपको ये रिपोर्ट जो है, जो अभी 9 बजे मीटिंग होती है उसमें देना है। ये हर दिन की कार्रवाई रहेगी, और बाकी लोग जो है ना चाहे 5 मिनट के लिए अटेंडेंस दें, लेकिन वो भी जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप की जो
ऐप के अंदर कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें वो भी आवश्यक रूप से जुड़ें। पैनल पे आने की ज़रूरत नहीं है, वो बैकग्राउंड में सुनेंगे तो उनका ज्ञान बढ़ेगा। हमारा हर व्यक्ति अपने संकल्प के तहत उसे क्राइम फ्री भारत मिशन की जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब भी करना है और कम से कम एक वीडियो ज़रूर देखना है। और मैं इनको वीडियो को देखने का एक तरीका आपको बता देता हूँ कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर जो है जब आप यूट्यूब के नीचे देखेंगे तो प्लस के साइन के बगल में सब्सक्रिप्शन करके एक टैब है, जब आप उसको दबाएंगे तो ऊपर आपको जो चैनल्स आपने सब्सक्राइब किए हैं वो दिखेंगी। और चूंकि क्राइम फ्री भारत मिशन को आप लास्ट में सब्सक्राइब कर रहे हैं तो वो सबसे पहला दिखाई देगा। उसको क्लिक करेंगे तो उसके नीचे नीली स्याही से नीले अक्षरों में लिखा हुआ है व्यू चैनल, और व्यू चैनल को आप क्लिक करेंगे तो आपको होम, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव और कम्युनिटी, तो इसमें कम्युनिटी में क्या परोसा जा रहा है वो ज़रूर देखना चाहिए, लाइव वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, और बाकी वीडियो में एक आध वीडियो देख लेने से हमारे अंदर की जो ऊर्जा है वो बढ़ेगी, हमारी नकारात्मकता ख़त्म होगी, जो बाहर के नेगेटिव के माहौल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो हम ज़्यादा डेडिकेशन और कमिटमेंट से काम कर पाएंगे। चंद महीनों की बात है, अब ताज आपके सिर पे होगा। हमें ये भी ध्यान में रखना है कि अपने जिन भाइयों को एकदम बीमारी फटी हुई है और उन्हें तत्काल राहत पहुंचाना है, उन ऐसे जगहों पे क्राइम फ्री भारत मिशन का दफ्तर खोल दीजिए। चाहे जो है पुलिस महासंघ और क्राइम फ्री भारत दफ्तर एक ही हो सकते हैं, उसमें पुलिस महासंघ का भी बैनर लगा रहने दीजिए और उसमें क्राइम फ्री भारत मिशन का भी बैनर लगा दीजिए, लेकिन पत्राचार आप महासंघ की तरफ से मत करिए। महासंघ की क्राइम फ्री की तरफ से करेंगे सर। क्राइम फ्री भारत की स्टेशनरी में करिए। क्राइम फ्री भारत की स्टेशनरी छपवा लीजिए, संजय सेवाल जी से उसका डिटेल ले लीजिए और मुझे भी दिखा दीजिए कि आपने ठीक बनाया है, और फिर जो है हम एक ऑथराइज सिग्नेटरीज का भी एक वो कर देंगे तो वो हमारे बिहाफ पे साइन कर पाएगा। लेकिन हम जो काम क्राइम फ्री भारत मिशन के कार्यालय से कराना चाहते हैं वो अधिकार भारत के हर नागरिक को अवेलेबल है। तो सेक्शन 39 CRPC के तहत भारत का एक नागरिक सो एंड सो यशवंत मीना, ऐसा करके आप अपने साइन करेंगे और क्राइम फ्री भारत मिशन में जो आपको रैंक अपने आप मिलती रहती है वो रैंक भी आप दिखा पाएंगे, राइट सर। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आगे चल के क्राइम फ्री भारत की स्टेशनरी को देखते ही 90% काम आपके हो जाएंगे। जी सर, जी सर। क्योंकि उस स्टेशनरी को नज़रअंदाज करने का मतलब है भविष्य के लिए आप आफत को इनवाइट कर रहे हैं। जी सर, जी सर। क्योंकि हम जो बात कहेंगे वो वैधानिक बात करेंगे और वैधानिक तरीके से करेंगे। उसे जो भी नज़रअंदाज करेगा आगे चल के उसकी नौकरी जाने वाली है, और मुझे पक्का मालूम है कि सभी अधिकारी समझदार हैं, वो ऐसी नौबत बिल्कुल नहीं आने देंगे। जी सर, जी सर। तो सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि 16 बाह्य विधाओं को अच्छे ढंग से समझ लें। मैंने कुछ को इंडिकेटिव आपको बताया है और ज़्यादा बताने में मैं अपना समय नहीं लगाना चाहता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आपकी टीम जो है, एक जो अभी अपन लेटरल बना रहे हैं वो बना लें, फिर हमें युवाओं का, वरिष्ठ नागरिकों का, मजदूरों का, हाथ ठेले वालों का, टैक्सी वालों का, ट्रक ड्राइवर्स का, इन सब का अलग बनाना है। मैं आपको बताऊंगा कि आगे चल के भारत में जो अभी एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें प्रति वर्ष 1,60,000 लोगों की मौतें हो रही हैं और 16 लाख लोग जो है वो अपंग हो रहे हैं। जो कभी ब्रेड अर्नर थे वो जो है आश्रित हो जा रहे हैं, उनका अपना आत्मसम्मान जो है ना ख़त्म हो रहा है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले बदले समय में भारत एक्सीडेंट फ्री हो जाएगा। आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, भारत जो है ट्रैफिक लाइट मुक्त हो जाएगा। बहुत ही सिलेक्टिव जगह पे जो है फ्लाईओवर्स रहेंगे, बाकी जगह फ्लाईओवर्स की भी ज़रूरत नहीं होगी। और इस परिवर्तित भारत में
कोई नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा और एक्सीडेंट नहीं होगा और आप एक पर्टिकुलर स्पीड में चल पाएंगे, तो आज आपको चलने में जो समय लग रहा है उसमें 50% की बचत होगी। आपकी ज़िंदगी आसान जी होने सर। वाली है। आगे चल के जो कार्यालय हैं, आप कार्यालय नहीं जाएंगे, कार्यालय आपके घर आने वाला है आपका काम करने के लिए। जी भविष्य सर। में कोई भी शासकीय कार्यालय नहीं जाएगा। जी शासकीय कार्यालय लोगों के पास चल के लोगों के काम करेंगे, ऐसी व्यवस्था आने वाली है और ये व्यवस्था 2024 में जमीन पे उतर जाएगी। भारत की एजुकेशन सिस्टम जी बदल जाएगा। भारत जो है क्लर्कों को पैदा करने वाली इंडस्ट्री जो अभी बनी हुई है वो खत्म हो जाएगी। भारत जो है एंटरप्रेन्योर का देश होगा। भारत पूरे विश्व के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब होगा और पूरे देश के लिए वो ऐसे अजूब अजूब चीज़ें बना के भेजेगा जो पूरे देश का जो है ना, पूरे विश्व का कल्याण करेगा। तो आप लोग जो है एक छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हैं, आप लोग एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अपने आप को आप भाग्यशाली मानिए कि आपको ऐसे संगठन से जुड़ने का काम मिला है जो युग परिवर्तन करेगा। ये युग जी सर। परिवर्तन जो है बिना आज के राजनेताओं को पराजित किए संभव नहीं है, क्योंकि आज की व्यवस्था राक्षसी व्यवस्था बन गई है जिसकी जान राजनेता में है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यदि आप हमारा एक डायलॉग याद रखेंगे, बाबू सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैथिली शरण गुप्त और क्राइम फ्री भारत मिशन कह रहा है, आप जुड़ जाइए। मात्र जो है 10 लोगों को शपथकृत करके जोड़िए। हम 9 दिन के अंदर आपको परिवर्तित भारत का जो है ना रूपरेखा का ढांचा तैयार कर देंगे। 10 दिन बाद आपके ऊपर कोई अन्याय करने की स्थिति में नहीं रहेगा। लेकिन यदि हम निष्क्रिय बने रहेंगे जी सर। तो ये 9 दिन की बजाय 9 साल में भी पूरा नहीं होगा और 90 साल में पूरा नहीं होगा। मैं सिर्फ इतनी छोटी सी बात सर, कह सर, रहा सर। हूँ, जब आपके जेब से 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। हमने आपसे 5 पैसे मांगे क्या? नहीं सर। क्या आपको ज्वाइन करने में, वारंटी कार्ड देने में कोई 5 पैसे लगे? नहीं सर। नहीं सर। क्राइम फ्री भारत के कोई भी उसमें आपको 5 पैसे नहीं लग रहे हैं। और आप चंद्रगुप्त बन के यदि पोजीशन पे आ गए हैं तो ताज भी आपके सिर पे जा रहा है। ये बताइए, ये सभी राजनीतिक पार्टियां अपने लिए मांग रही हैं, आप क्या अपने लिए वोट भी नहीं मांग रहे हैं? मांग रहे हैं क्या? नहीं। आप नहीं जो मांग रहे सर, संगोष्ठी नहीं कर मांग रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि भैया क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए, 21 लक्षों से के साथ ये महापरिवर्तन होने वाला है। और आप जो है विचाराधीन सदस्य के रूप में जुड़ सकते हैं, आप शपथकृत सदस्य के रूप में जुड़ सकते हैं, आप शपथकृत चंद्रगुप्त के रूप में जुड़ सकते हैं, और यदि आप डोमेन नॉलेज रखते हैं तो शपथकृत चाणक्य के रूप में भी जुड़ सकते हैं। और मात्र इतने मात्र से ताज भी आपके सिर पे होगा और महापरिवर्तित भारत भी होगा। तो मैथिली शरण गुप्त आपको कह रहे हैं, मात्र आप अपराध मुक्त भारत से जुड़ जाइए, और यदि आप 10 लोगों को जोड़ लेंगे तो मैं आपको कह रहा हूं, आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। आपसे कोई अन्याय नहीं कर पाएगा। भारत में कोई सभी निरोगी और दीर्घायु हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आप जो है समृद्ध होंगे, एक अच्छा जीवन यापन करेंगे, और संभवतः आपको आध्यात्मिक मोक्ष के लिए भी समय भी मिलेगा और माहौल भी मिलेगा। भारत में कोई दंगे फसाद नहीं कर पाएगा, भारत में कोई कॉम्युनल वायलेंस नहीं होगी, भारत में हर कोई आर्टिकल 25 के तहत अपने धर्म को, अपने मोक्ष के लिए जो भी वो चाहता है वो कर सकता है, उसका जो है वो प्रचार भी कर सकेगा, जिसका फंडामेंटल राइट टू रिलीजन आर्टिकल 25 के तहत भारत के हर नागरिक को दिया गया है। लेकिन कोई यदि उसका उल्लंघन करेगा तो जेल में सड़ेगा, वो भी 10-15 साल के लिए, उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। तो यशवंत भाई आप मुझे बताइए, किसी की जरूरत होगी कि वो इस देश की फिजा खराब कर दे? बिल्कुल नहीं सर। यदि कोई संगठन जो है
दंगे कराने के पीछे होगा, आर्टिकल 25 के उल्लंघन कराने के पीछे होगा, तो उस संगठन की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। तो यदि आरएसएस दंगा कराने की यदि साजिश रचेगा तो आप आरएसएस के जितने भी दफ्तर हैं और जितनी संपत्ति है सब जब्त कर ली जाएगी। तो क्या आरएसएस की दंगा कराने की औकात होगी? बिल्कुल नहीं सर। क्या ओवैसी की दंगा कराने की औकात होगी? बिल्कुल नहीं सर। क्या किसी भी राजनीतिक पार्टी की दंगा कराने की औकात होगी? क्योंकि राजनीतिक पार्टियों की भी संपत्तियां जब्त होंगी। राजनीतिक पार्टियों की भी यदि वो जो है ना दंगे कराने में पीछे होंगे तो उनकी संपत्तियां भी जब्त होंगी। तो जो ये बड़े बड़े इन्होंने कार्यालय खोल के रखे हैं उनमें आश्रम खुल जाएंगे, वृद्ध आश्रम खुल जाएंगे, लोगों को अच्छी जगह मिल जाएगी, अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी, हॉस्पिटल खुल जाएंगे और हमें बिना खर्च के ये सब व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। तो आप किस हद तक अपने आप को मोटिवेटेड फील कर रहे हैं? आप कितने मोटिवेटेड फील कर रहे हैं? आपको इतना हर्ष महसूस, हमें तो आपसे आपके मार्गदर्शन में वो सारी चीजें झलकती है जिसकी हमें कल्पना है। ये हमने सोचा है, हम कभी हासिल नहीं कर पाते वो चीज, हमें यहाँ पे आपके मार्गदर्शन में अवेलेबल होने जा रही है। और हमें उम्मीद है कि बड़ी जल्दी 23 तक तो हमें ये सारी चीजें आपके जिस तरीके से हम लोगों को ट्रीट करा जा रहा है, जिस तरीके से क्राइम फ्री भारत के बारे में आपने हम लोगों को मोटिवेट किया है, उसमें हमें ये लग रहा है कि आने वाला भविष्य हमारी पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, ये बड़ा परिवर्तन है। हम अपने बच्चों को एक अच्छा भारत सौंप के जाएंगे जिस पे आपको गर्व होगा, आपके बच्चों को गर्व होगा, और जो सम्मान की बात आप विदेशों में आप कर रहे हैं इससे 100 गुना ज़्यादा सम्मान भारतीयों को मिलेगा। क्योंकि भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब होकर विश्व गुरु होगा। ये कोई नारेबाजी या स्लोगन नहीं है, इसको जमीन पे उतारने का मॉडल रेडी कर लिए गए हैं और बिना खर्च जो है ना, मैत्री गुप्त का तो हर काम बिना खर्च होता है, तो आप चिंता मत करिए क्योंकि हमने एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट का एक फंडा निकाला हुआ है, तो हम करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और हमें पैसे की ज़रूरत नहीं होगी। खर्च करोड़ों करेंगे और हमें पैसे की ज़रूरत नहीं होगी। वो पैसा जिसके लिए खर्च हो रहा होगा उसी के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। जी सर, जी सर। क्राइम फ्री भारत के परिवर्तित भारत में कोई भी व्यक्ति फ्रीबी की आवश्यकता महसूस नहीं करेगा, उसे फ्रीबी की जरूरत ही नहीं होगी क्योंकि वो समृद्ध होगा। क्राइम फ्री भारत में किसी को इंश्योरेंस की जरूरत नहीं होगी क्योंकि जब आप विपत्ति में होंगे तो आपका जो है कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट आपको पैसा दे देगा। तो आपको ऋण भी नहीं लेना है, आपको इंश्योरेंस भी नहीं कराना है क्योंकि आपको इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है। आओ हम सब मिलके ऐसे भारत को जो है ना सारे चार्जेस जब हट जाएंगे तो फिर हमें कोई चार्ज लगेंगे ही नहीं, हमारे पास स्वयं की आमदनी हो जाएगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप 200% ठीक कह रहे हैं। इसी आधार पर भारत का हर नागरिक समृद्ध होगा, हर नागरिक स्वस्थ होगा, हर नागरिक अच्छे मकान में रहेगा, हर नागरिक अच्छा भोजन करेगा। आज का जो विषाक्त भोजन कर रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, पूरा भारत बदल जाएगा, भारत का सोच और चिंतन बदल जाएगा, भारत का जो है आचार व्यवहार बदल जाएगा, भारत की वेशभूषा बदल जाएगी। ये फटे कपड़े पहनना जिसमें ये कोई अच्छे जो है ना चरित्र का द्योतक नहीं है, तो हम जो है ना 10-10 हज़ार की जीन्स खरीद रहे हैं और उसे फाड़ के पहन रहे हैं, तो भिकमंगे में और इनमें जो है 10,000 रुपये खर्च करने वालों की मूर्खता में मुझे तो कोई बुद्धिमत्ता दिखती नहीं है। ये इतने बिल्कुल सर। रोड पर जो है हमारी वेशभूषा, हमारे हेयर कट, हमारे आचार व्यवहार बदल जाएंगे क्योंकि जो आपको पेमेंट मिलेगा उसके साथ साथ जो है आपका वेशभूषा और आपके आचार व्यवहार का भी एक इंडेक्स क्रिएट किया जाएगा। लिहाजा जी सर। आपका व्यवहार ना बदले
ये आपके औकात के बाहर की बात है। आपकी वेशभूषा ना जी सर, बदले, जी। ये भी आपके कंट्रोल के बाहर की बात है। परिवर्तित भारत जी सर। महान भारत होने वाला है। ये मोटी खाल के राजनेताओं के चिंतन और सोच का विषय हो ही नहीं सकता है, जो इतने मक्कार हैं, इतने बदमाश हैं कि जंतर मंतर पे हमारी बेटियां बैठी हुई हैं, इन्हें लज्जा नहीं आ रही है कि इन्होंने स्पोर्ट डिपार्टमेंट का जो है और वो उनका जो हक है, वो एक जिसपे 70-80 केसेस रजिस्टर हैं, उस गंदे व्यक्ति को दे के रखा हुआ है। ये इतने मोटी खाल जी सर, के जी लोग सर। हैं कि किसानों को इतने समय तक जो है ना आंदोलन करना पड़ा, और इन्होंने उसमें कितने सारे किसान मर गए, कितने सारे लोगों के ऊपर केस रजिस्टर हो गए, और एक दुष्ट व्यक्ति ने तो किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा के उनकी हत्या कर दी, और वो उनका जो बाप है वो केंद्र का स्टेट होम मिनिस्टर है, और ये इतनी मोटी खाल के लोग हैं कि आज भी उसको हटाया नहीं है। इन मोटी खाल के राजनेताओं से अब सब अपेक्षाएं करना बंद कर दीजिए। अब क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त इस देश को बदलने वाले हैं। आप अपने अंदर उस चंद्रगुप्त को देखिए, संगोष्ठी करिए, संगोष्ठी करिए। अब जो है मध्य प्रदेश जो है नवंबर के महीने में, और देश जो है 2024 में बदलने वाला है। परिवर्तित भारत में आप अपनी हिस्सेदारी निभाना चाहते हैं, नहीं निभाना चाहते हैं, जरा जोर से बताइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल निभाना चाहते हैं सर। सभी लोग बोले, जितने भी लोग बिल्कुल, पैनल पे हैं सब बोले, बिल्कुल। हाथ उठा के बोले सभी बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यस सर, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भी जरूर बोलना है। वंदे मातरम। एक बात और जय ध्यान गुरुदेव। रखो, जय गुरुदेव भी बोलना है कि जय गुरुदेव एक अकेले ऐसे बाबा थे जिन्होंने युग परिवर्तन की बात कही, जिन्होंने कहा कि जी सर, जी अवतारी बच्चे जन्म ले चुके हैं। उन्होंने 1972 में ये बात कही थी कि अभी ये बच्चे स्कूल में हैं, स्कूल से निकलने वाले हैं, इन्हें मालूम ही नहीं है कि ये अवतारी बच्चे हैं। ऐसे ढेर सारे बच्चे जन्म ले चुके हैं। ये सब जो है उचित समय पर इन्हें मालूम पड़ जाएगा कि ये अवतारी बच्चे हैं। ये ऐसे ऐसे बदलाव लाएंगे जो किसी के सोच और चिंतन का विषय नहीं होगा। अब बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणियां जमीन पे उतरने वाली हैं। आप बाबा जय गुरुदेव को जरूर याद किया करिए। हमारे इस अभिवादन में जय हिंद, जय भारत के साथ साथ जय गुरुदेव भी जरूर आना चाहिए। जय गुरुदेव। बिल्कुल। जय जय गुरुदेव। और जय गुरुदेव किसका सर, नाम है? संजय श्रीवाल जी का नंबर भी चाहिए होता, आप ने कहा था कि आप ले लीजिएगा। मैं आपको जो है SMS कर दूंगा और अगले दिन बता भी दूंगा, क्योंकि इसी उससे देख के मुझे बताना होगा जिससे बात हो रही है। तो जय गुरुदेव। जी सर, जी सर, जी। जय गुरुदेव आपको मालूम है नाम किसका है? बाबा जय गुरुदेव ने कहा है, लेकिन उन्होंने बताया है जय गुरुदेव नाम प्रभु का। उन्होंने कहा कि मेरा नाम तो फलाना फलाना है, ये मेरा नाम नहीं है, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। तो जय गुरुदेव एक सिद्ध नाम है जो अभी नारायण का है, प्रभु का है, भगवान का है। बाबा जय गुरुदेव वो है जिन्होंने कहा है, लेकिन जय गुरुदेव नाम प्रभु का, भगवान का नाम है। जी सर, जी सर। इसलिए जो है चारों तरफ सदगुरु, जय गुरुदेव, ये सब चीजें आ रही हैं, क्योंकि जय गुरुदेव नाम प्रभु का। इसलिए हम अपने हर जो है ना बातचीत को खत्म होने के बाद जय गुरुदेव जरूर करें। जैसे जय वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद, ऐसे ही जो है हमें जय गुरुदेव जरूर कहना है। जी सर, जी सर। तो जय गुरुदेव। मैं आप सब लोगों से विदा लूंगा, और जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।